सेल 99 की कंक्रीट की छत अब सिर्फ कुछ ही सेकंड की मेहमान थी। भारी पत्थर और लोहे के पिलर अपनी जगह छोड़कर भयंकर गूंज के साथ जमीन पर गिर रहे थे। कमरे की हवा में बारूद और जलते हुए तारों की घुटन इतनी तेज थी कि एक एक सांस सीने को फाड़ रही थी। बेस का मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो चुका था और लाल इमरजेंसी लाइटें मौत के साए की तरह चमक रही थी। दीवारों से वो सपाट मशीनी आवाज लगातार गूंज रही थी। सिस्टम अलर्ट, सेल्फ डिस्ट्रक्ट चालू, 45 सेकंड शेष। जमीन पर गिरी रिया के पसीने छूट रहे थे। उसका बायां पैर टूटकर एक बेजान पत्थर बन चुका था। उसने अपनी भारी उखड़ती सांसों के बीच धूल भरे अंधेरे में ऊपर देखा। वहां दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक लोहे की ग्रिल वाला सर्विस वेंट था। रिया ने अपनी कांपती उंगली से उस वेंट की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने ऊपर देखा। पहले धमाके की वजह से ग्रिल के 2 बोल्ट टूटकर लटक रहे थे। अर्जुन ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने अपनी टूटी हुई पसलियों के उस जानलेवा दर्द को अपने दिमाग के एक कोने में दबाया और किसी खूंखार जानवर की तरह दीवार के सहारे खुद को ऊपर खींच लिया। उसके खून से सने हाथों ने उस ठंडी लोहे की ग्रिल को कसकर जकड़ लिया। उसने अपनी नसों की आखिरी ताकत लगाकर एक ऐसा भयंकर झटका मारा कि जंग लगे बोल्ट्स के टूटने की तीखी चरमराहट गूंजी और भारी ग्रिल उखड़कर नीचे फर्श पर जा गिरी। रास्ता खुल चुका था। रिया ने खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो बुरी तरह लड़खड़ाई और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। अर्जुन ने तुरंत अपना मजबूत कंधा उसके नीचे लगाया और उसे पूरी ताकत से ऊपर की तरफ धकेल दिया। दर्द के मारे रिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन वो किसी तरह उस अंधेरे वेंट के मुंह तक पहुंच गई। अर्जुन और निशा भी उसके ठीक पीछे उस संकरे वेंट के अंदर घुस गए। नीचे बेस का मेन रिएक्टर अब फटने की कगार पर था। वेंट की लोहे की दीवारें भट्टी की तरह तप रही थी। उस संकरे पाइप में खड़े होने की कोई जगह नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने घुटनों के बल रेंगना था। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि उस लोहे को छूते ही खाल जलने लगी थी। रिया सबसे आगे थी, लेकिन गर्मी और घुटन के बीच रिया की उंगलियां गर्म लोहे पर फिसल गईं। उसने गहरी सांस खींची, लेकिन हवा जैसे गायब हो चुकी थी। बेस के तबाह होने की वजह से वेंट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर रहा था। रिया का सिर नीचे लोहे पर झुकने लगा। उसके हाथ ढीले पड़ गए। मौत का खौफ उसकी धुंधलाती आंखों में साफ दिख रहा था। अर्जुन, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। पीछे अर्जुन ने भी वो घुटन महसूस की। खून में ऑक्सीजन की कमी से दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। लेकिन अर्जुन ने अपनी सांस रोकी और अंधेरे में हाथ बढ़ाकर रिया का पैर पकड़ा और उसे हल्का सा खींचा। रुको मत, आगे बढ़ो। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा हुक्म था जिसे टाला नहीं जा सकता था। पूरा वेंट अब बाहर के भारी दबाव के कारण बुरी तरह सिकुड़ने लगा था। रिया आगे बढ़ी ही थी कि अचानक वेंट के ठीक बीच का एक बड़ा हिस्सा भयंकर दबाव से पिचक गया। रिया तो आगे निकल गई, लेकिन अर्जुन उस मुड़े हुए गर्म लोहे के बीच बुरी तरह फंस गया। अंधेरे में अचानक एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। अर्जुन की पसलियां उस गर्म लोहे के बीच दब रही थीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसकी जान हलक में आकर अटक गई थी। तभी अर्जुन के ठीक पीछे रेंग रही निशा ने जगह कम होने के बावजूद अपने भारी टैक्टिकल बूट से उस मुड़े हुए लोहे पर पूरी ताकत से लात मारी। लोहा एक डरावनी चरमराहट के साथ थोड़ा सा खिसका। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर खुद को मौत के उस शिकंजे से बाहर खींच लिया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। तभी अचानक वेंट का फर्श खत्म हो गया और वो तीनों एक के बाद एक नीचे गिर पड़े। उनका शरीर एक बहुत ही ठंडे बर्फ से जमे हुए फर्श से टकराया। कंक्रीट पर गिरने से अर्जुन की टूटी पसलियों में ऐसा दर्द उठा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वेंट की भट्टी जैसी तपती गर्मी के बाद यहाँ की हवा किसी बर्फ के चाकू की तरह लग रही थी। ये बेस का एक अंडरग्राउंड स्नो हैंगर था। सामने एक बड़ा दरवाजा खुला हुआ था और कुछ स्नो मोबाइल्स खड़ी थीं। 20 सेकंड शेष। लेकिन उस हैंगर में वो अकेले नहीं थे। भागने की उस होड़ में ब्लैक लोटस के 4 एलीट कमांडो भी वहीं मौजूद थे। काले टैक्टिकल कपड़े, नकाब पश चेहरे और हाथों में एडवांस लेजर राइफल्स। उन्हें देखते ही अर्जुन के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। वो सीधा दौड़कर सबसे आगे खड़े पहले कमांडो के हथियार पर झपटा, लेकिन कमांडो ने तेजी से पीछे हटकर अर्जुन का हाथ मोड़ा और उसे पूरी ताकत से कंक्रीट के पिलर पर दे मारा।
अर्जुन की टूटी पसलियों ने जवाब दे दिया। उसका शरीर बेजान होकर नीचे बर्फ पर फिसल गया। कमांडो ने अपनी राइफल उठाई और सीधा अर्जुन के माथे पर तान दी। अर्जुन हिल नहीं पा रहा था। पसलियों के दर्द से सांस नहीं आ रही थी। कमांडो की उंगली ट्रिगर पर और दब गई। बस 1 सेकंड और अर्जुन की कहानी हमेशा के लिए खत्म। तभी अर्जुन के पीछे से एक हाथ आगे बढ़ा। जमीन पर घिसटती हुई रिया ने उस कमांडो की कलाई को पूरी ताकत से जकड़ लिया और बंदूक की नली ऊपर धकेल दी। गोली चली, लेकिन वो छत की कंक्रीट में जा लगी। माचिस की तेज रोशनी जैसी लाल चिंगारियां हवा में उड़ी। उसी 1 सेकंड में बाजी पलट दी। अर्जुन ने जमीन पर पड़े हुए ही बर्फ काटने वाला एक भारी कॉम्बैट चाकू उठाया। उसकी पसलियों में फिर तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने सांस रोकी और चाकू सीधा उस कमांडो के कंधे और गर्दन के बीच उतार दिया। खून की एक गर्म धार सफेद बर्फ पर गिरी और वो आदमी ढेर हो गया। अर्जुन ने तुरंत उसकी राइफल छीनी और बिना रोके कवर फायर दे रहे दूसरे सैनिक के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। निशा ने तीसरे के घुटने पर वार करके उसे बर्फ पर गिराया और अपनी गन से चौथे का भेजा उड़ा दिया। अर्जुन ने रिया को अपनी बाहों में उठाया और भागकर एक स्नो मोबाइल पर बैठा दिया। निशा पीछे बैठी और अर्जुन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। 10 सेकंड शेष। अर्जुन ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से घुमा दिया। इंजन ने खूंखार जानवर की तरह दहाड़ मारी और वो मशीन बर्फीली घाटी में तेजी से निकल गई। और ठीक उसी पल पीछे सब कुछ खत्म हो गया। बेस का मेन रिएक्टर फट चुका था। एक ऐसे खतरनाक धमाके ने पहाड़ की चोटी से बर्फ की एक पूरी दीवार तोड़ दी। बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान किसी सफेद सुनामी की तरह उनकी तरफ दौड़ा। बर्फ का एक विशाल सा साया उनके ठीक ऊपर आ चुका था। ढलान पर रफ्तार इतनी तेज थी कि एक बर्फीले मोड़ पर मशीन पलटने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी ताकत से हैंडल सीधा किया और उस सफेद सैलाब से बस कुछ इंच के फासले से अपनी मशीन को सुरक्षित निकाल ले गया। कई घंटों बाद बर्फीला तूफान शांत हो चुका था। स्नो मोबाइल का ईंधन खत्म था और रिया का शरीर ठंड से नीला पड़ रहा था। अर्जुन ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। उसके अपने पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें बर्फ के बीच एक जर्जर अंडरग्राउंड क्लिनिक दिखा। अर्जुन ने क्लिनिक का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक बूढ़ा डॉक्टर सिगरेट पीते हुए मेज के पीछे बैठा था। इलाज का पैसा पहले लूंगा, डॉक्टर ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन ने रिया को गद्दे पर लिटाया, अपनी खून से सनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और कलाई से एक भारी कस्टम मेड टाइटेनियम वॉच निकाली। यह कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी दौलत का आखिरी सबूत थी। उसने वो घड़ी मेज पर फेंक दी। डॉक्टर ने उस भारी घड़ी को अपने हाथ में तौला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बदले पूरा क्लिनिक खरीदा जा सकता है। तुम बस इसके पैरों का इलाज करो, अर्जुन की आवाज में हुक्म था। कुछ देर बाद छोटे से कमरे में अर्जुन शर्ट उतारकर बैठा था। उसकी छाती और पसलियों पर नीले काले निशान थे। डॉक्टर बिना बेहोशी की दवा के उसकी पसलियों पर टाके लगा रहा था। सुई खाल चीर रही थी, नसें तन रही थी, लेकिन अर्जुन के मुंह से दर्द की एक आवाज तक नहीं निकली। रिया होश में आ चुकी थी। उसने अपनी जैकेट से वो छोटा तारों वाला मिनी कंसोल निकाला। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। मैं तुम्हारे सीक्रेट स्विस बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर प्राइवेट चार्टर बुक कर रही हूं। रिया ने कांपती उंगलियों से तारों को जोड़ा। स्क्रीन पर लोडिंग का निशान घूमा और फिर अचानक पूरी स्क्रीन खूनी लाल हो गई। एक्सेस डिनाइड, राउटिंग ब्लॉक्ड। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने फिर कोड डाला, उंगलियां तेज चलाईं, फिर लाल स्क्रीन। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदल रहे थे। वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि कहीं और जा रहा था। अर्जुन, उसकी आवाज में खौफ था। बैंक के सिस्टम को पहले ही किसी ने हैक कर लिया है और मुझे सिस्टम के अंदर नहीं जाने दे रहा। तुम्हारा सारा फंड्स एक अनजान शेल नेटवर्क में डाइवर्ट हो रहा है। हमारा नेटवर्क पूरी तरह जैम है। अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी। 1 सेकंड का ठहराव, फिर वो बिल्कुल शांत हो गया। डॉक्टर जीरो ने सिर्फ बेस पर हमला नहीं किया था, उसने अर्जुन के साम्राज्य की जड़ें काट दी थी। फिक्र मत करो, अर्जुन ने खौफनाक शांति के साथ कहा। मुंबई पहुंचने के और भी रास्ते हैं। मुंबई, रायचंद इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर। शहर के सबसे ऊंचे कांच के टावर की 25वीं मंजिल पर एक शानदार बोर्ड रूम था। मेज के सिरे पर, जहां हमेशा रायचंद ग्रुप का चेयरमैन बैठता था, आज एक नया आदमी बैठा था। कंपनी का नया चेयरमैन। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिर्फ 3 दिन पहले हिमालयन रेंज में अर्जुन रायचंद का एक बेहद दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया है। नए चेयरमैन ने आवाज में एक झूठा अफसोस दिखाते हुए आंखों में गुरूर के साथ कहा।
रेस्क्यू टीम को बर्फ में सिर्फ मलबा ही मिला है। शायद वो उस ब्लास्ट में मारा गया या बर्फ के उस तूफान में दफन हो गया। तो अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहे। कानूनी तौर पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आज से रायचंद इंडस्ट्रीज हमारी है। कमरे में बैठे लोग हामी भरने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर एक भयंकर धक्का लगा। बाहर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए सीधे अंदर जमीन पर गिरे। कांच चकनाचूर हो गया। तीसरा गार्ड अंदर घुसा ही था कि एक मजबूत हाथ ने उसका कॉलर पकड़ा और उसका सिर पूरी ताकत से मेज पर दे मारा। पूरे कमरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। टूटे हुए कांच के बीच से अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। आज वो फटी जैकेट में नहीं बल्कि अपने सेफ हाउस से निकाले गए एक डार्क स्लीक कॉर्पोरेट सूट में था। पट्टियों से बंधा उसका शरीर अब किसी खूंखार योद्धा का रूप ले चुका था। वो सीधा उस आदमी तक पहुंचा जो उसकी कुर्सी पर बैठा था। चेयरमैन का चेहरा पीला पड़ गया। तुम जिंदा कैसे हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस आदमी का कॉलर जकड़ा, एक झटके से कुर्सी से खींचा और जमीन पर फेंक दिया। खाली करो। पूरे बोर्डरूम की जान हलक में अटक गई। अर्जुन शांति से अपनी पुरानी लेदर की कुर्सी पर बैठ गया। मेरी कुर्सी पर बैठने से पहले मेरी मौत का पक्का सबूत तो मांग लिया होता। उसकी आवाज में एक रूह कंपा देने वाली ठंडक थी। नीचे पड़ा चेयरमैन धीरे से खड़ा हुआ। उसके चेहरे का डर अब एक जहरीली मुस्कान में बदल चुका था। उसने अपने कपड़े झाड़े। तुम उस बर्फीले नर्क से जिंदा वापस आ गए अर्जुन। दाद देनी पड़ेगी, पर तुमने शायद आज की न्यूज नहीं देखी। चेयरमैन ने रिमोट दबाया और बोर्ड रूम पर लगी बड़ी स्क्रीन ऑन हो गई। स्क्रीन पर रायचंद ग्रुप के गिरते शेयर्स और सरकार की सील थी। कानूनी तौर पर तुम मर चुके हो अर्जुन। सरकार और इंटरनेशनल बैंक्स ने तुम्हारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। तुम्हारा सारा पैसा अब ब्लैक लोटस के नेटवर्क का हिस्सा है। तुम्हारी इस कुर्सी के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। चेयरमैन की आवाज में जीत का गुरूर था। उस बड़ी सी स्क्रीन के कोने में एक छोटा सा लोगो चमक रहा था, काले रंग का एक कमल, ब्लैक लोटस। लेकिन अर्जुन की नजर उस लोगो पर नहीं बल्कि उसके ठीक नीचे चमक रहे एक छोटे से लाल फोल्डर पर थी। उस पर लिखा था द विक्रम रायचंद आर्काइव, ब्लड लाइन 1998। अर्जुन की आंखों की पुतलियां एक सेकंड के लिए सिकुड़ी। 1998, वो साल जब अर्जुन के माता पिता का सो कॉल्ड एक्सीडेंट हुआ था। ये खेल अब पैसों का नहीं, अब ये खून और उस पुराने राज का बन चुका था। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। सब अर्जुन की तरफ देख रहे थे। अर्जुन ने स्क्रीन की उस लाल फोल्डर से नजरें हटाई। उसके चेहरे पर अभी भी वही खौफनाक शांति थी। उसने अपनी कुर्सी के हत्थे पर अपना मजबूत हाथ रखा। तुमने बहुत कुछ कर लिया, इतना काफी है। उसने सामने खड़े चेयरमैन की आंखों में घूरते हुए कहा, बाकी मैं संभाल लूंगा।